नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज बात नेपाल की करेंगे, जहां राजशाही बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसके साथ ही फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी जोर शोर से की जा रही है। शुक्रवार को इस मांग को लेकर राजधानी काठमांडू में भीषण प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद हिंसक रूप जिसने ले लिया। इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल होगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब कैसे हैं हालात। देखिए, आखिर अचानक से नेपाल में ये मांग कहां से गूंजने लगी, इसको लेकर विरोध की चिंगारी को कैसे हवा मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने एक बार फिर से काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन किया। दरअसल शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद ज्ञानेंद्र शाह की पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरी है। प्रजातांत्रिक पार्टी का आरोप है कि शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद जिन लोगों की पिछले 2 दिन में गिरफ्तारी हुई है, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का आरोप है कि 100 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन में बिना किसी भूमिका के गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी ने उन सब की रिहाई के साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की है। शुक्रवार के हालात को देखते हुए इस बार के प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मोर्चे पर तैनात रहे। देखिए, सड़कों पर किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ नेपाल पुलिस के जो प्रहरी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और जो सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको रोक के यहाँ पर रखा गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की इस बार जो तैयारी भी पूरी पुख्ता है कि किसी भी तरह से शुक्रवार जैसी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो इतनी उग्र वहाँ पे हिंसा देखने को मिली थी काठमांडू में, जहाँ पे 2 लोगों की जान भी चली गई थी और कई सैकड़ों जो लोग हैं वो घायल हुए थे, और इसी को लेकर अपनी मांग को लेकर जो एक बार फिर से काठमांडू की सड़कों पर यहाँ के जो राजशाही के समर्थक हैं, राजा के समर्थक हैं, वो यहाँ पर वापस से सड़कों पर आज उतरे हुए हैं। और यहाँ देखिए, नेपाली में इनका लिखा भी हुआ है किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है इनका इस वक्त चल रहा है, और भाषण भी किया जा रहा है। यानी नेपाल में एक बार फिर से राजशाही को वापस लाने के लिए जो है वो आंदोलन तेज हो गया है। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी ने नेपाल की मौजूदा ओली सरकार से इस्तीफे की मांग भी की है। प्रदर्शनकारी राजशाही बहाली के साथ ही पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या अपेक्षा करते थे इस गणतंत्र के आने के बाद कि इस देश का इकोनॉमी, यहाँ की धार्मिक पर्यटन, यहाँ का पर्यटन, यहाँ का ऊर्जा उद्योग से हो, पर ये देश, ये सरकार तो अपने युवाओं को खाड़ी में बेचकर उसके पैसे से यहाँ पे मौज मस्ती कर रहा है। तो इसका आक्रोश अभी जनता में निकल रहा है। तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का ये आंदोलन सरकार के लिए ये चेतावनी है कि ये निष्कर्ष में पहुंचेगा। हम हिंसा के पथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि नवीन समझदारी ऐसी हो जिसमें सारी पार्टी और राजा एक साथ इसमें समाहित हो। नेपाल में जब तक राज संस्था और हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं होगा, तब तक हम सड़क संघर्ष से वो स्थापित करा के दिखाएंगे। ये लुटेरा लोग है, ये भ्रष्ट लोग है, ये मन में जो आए वो कह रहे लूट रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये सहज लग रहा है। मगर नेपाली जनता बहुत पीड़ित है। नेपाल में जैसे भी हम हिंदू राष्ट्र और राज संस्था और स्वतंत्र मुल्क बना के रहेंगे। पूर्व राजा के समर्थन वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के समर्थक हालांकि शुक्रवार की तरह उग्र तो नजर नहीं आए, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दलील भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनमें मौजूदा सरकार को लेकर आक्रोश है, उसका ये खुलकर इजहार कर रहे हैं। नेपाल की सरकार और राजशाही समर्थकों के बीच अब आमने सामने की लड़ाई साफ दिख रही है। शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया, उसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लगातार दोहरा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भले ही कोई भी एक्शन ले, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं।
शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके एक बार फिर प्रदर्शन कर सरकार को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कह रही है कि इस देश में सभी को संविधान का पालन करना ही पड़ेगा। ताबड़तोड़ जो सरकार है उसने एक्शन लिया। नेपाल के कई इलाकों में यानी काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया और फिर शुक्रवार की रात को ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को और जो राजशाही के समर्थक हैं, बड़े नेता हैं इस पार्टी के, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, उसके कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और फिर शनिवार की सुबह जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो कर्फ्यू को जो है उठा भी लिया गया। फिलहाल नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थिति बहुत ही धीरे धीरे जो है वो सामान्य होती जा रही है, लेकिन बवाल ये और आगे बढ़ सकता है। नेपाल में मौजूदा वक्त में जो हालात नजर आ रहे हैं उसको लेकर राजशाही समर्थकों और सरकार के बीच टकराव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नेपाल की राजधानी काठमांडू से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंसक प्रदर्शन को लेकर नेपाल सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हिंसा के मामले में नेताओं से लेकर राजशाही बहाली समर्थकों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसको लेकर आज हुए प्रदर्शन में भी विरोध जताया गया। वहीं सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश दिया है और इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि विरोध प्रदर्शन को लेकर नेपाल की संसद में पीएम ओली ने क्या कहा। देखिए, उन्होंने संसद में दिए गए अपने बयान में साफ कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन 7 गते आफू अघि बढ्ने साथ देऊ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै ठाउँ ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो। फागुन 25 गते कथित स्वागत सवारी आयोजना गरियो र चैत 14 गते समाज बिथोल्न लागि परेका एकजना अवांछित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो। प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायण हिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। यस देशमा सबैले संविधान मान्नुपर्छ, व्यवस्था मान्नुपर्छ। आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनुहुन्न। यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। नेपाल सरकार भले ही प्रदर्शनकारियों को लेकर सख्त तेवर दिखा रही है, लेकिन काठमांडू में एक बार फिर से प्रदर्शन कर एक तरह से राजशाही समर्थकों ने सरकार को चुनौती देने का काम किया है। इसी से जुड़ा हमारा आज का तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या नेपाल में फिर होगी राजशाही की बहाली। देखिए, प्रदर्शन में कई संगठन शामिल हैं। सरकार में शामिल दल हालांकि राजशाही बहाली को संभव नहीं बता रहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर वो भी विचार की बात कर रहे हैं। नेपाल में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन की ऐसी चिंगारी निकली
जिसने राजधानी काठमांडू में अपनी खूब धधक दिखाई। राजशाही के समर्थन में शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक रूप लेता गया और फिर कई मकानों में आगजनी के साथ ही लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई। प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 2 लोगों के जान जाने के साथ ही 110 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद राजशाही के समर्थकों और सरकार के बीच खुलकर तनातनी सामने आ गई है। हिंसक प्रदर्शन के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के एक बड़े हिस्से का दौरा करने के बाद फरवरी में जनता से सीधे समर्थन मांगा था। यही वजह है कि हिंसा के लिए पूर्व राजा को जिम्मेदार मानते हुए नेपाल की ओली सरकार ने उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से बदल दिया है। जितने भी सुरक्षाकर्मी उनकी ड्यूटी पर लगे थे, उन सबको बदल दिया गया, साथ ही उनकी सुरक्षा को घटा भी दिया गया। पहले जहां ज्ञानेंद्र शाह को 25 सुरक्षा कर्मियों की सिक्योरिटी दी गई थी, उसे घटाकर अब 16 कर दिया गया। उधर काठमांडू नगर निगम ने भी राजा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हिंसा के दौरान जो तोड़फोड़ हुई, उस नुकसान की भरपाई के लिए काठमांडू नगर निगम ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर 7,93,000 नेपाली रुपए का जुर्माना ठोका है। वहीं हिंसा को लेकर नेपाल के गृह मंत्रालय ने भी राजशाही समर्थकों को सख्त चेतावनी दी थी। घटनामा भएका सबै प्रकारका गतिविधिहरूको हामीले सूक्ष्म ढंगले सुरक्षा निकायले अरू राज्यका संमन्त्रले यसको सूक्ष्म ढंगले यसको निगरानी गरेको छ र यो आपराधिक कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिनेछ। आजसम्म भएन भने पनि हाम्रो रेकर्डको आधारमा, हाम्रो इन्टेलिजेन्स सिस्टमको सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउँछौं र अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई अहिले पनि कतिपय मानिसहरू। कुल मिलाकर नेपाल सरकार पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। इसका जिम्मेवारी का मूलभूत रूप है और ये पर्दा के पछाड़ी के नायक है जो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह है। उन्होंने लोगों को उकसाकर और ये उदंड मचाया, हिंसा करवाया, हत्या करवाया, आगजनी करवाया, लूटपाट मचाया। ये सबका जो मूल दोष है पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ही है। सरकार संविधान में जो है उस पर स्पष्ट है, धर्मनिरपेक्षता से अच्छा कुछ नहीं होता है। इसमें हिंदू राष्ट्र के लिए भी उतने सम्मान है और जात जाति के लिए और धर्म के लिए भी उतने सम्मान है। इसीलिए सरकार अपना संविधान के प्रति एकदम ही स्टैंड है, इसमें इफ वोट नहीं है। ठीक है। और रही गल की हिंदू राष्ट्र का जो बात आप कर रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र का मुद्दा वहां नहीं था। क्या राजशाही कभी वापस आएगी अब नेपाल में? वो असंभव, कभी संभव नहीं है, एकदम असंभव है। 28 मई 2008 को नेपाल की नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करते हुए देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। राजशाही खत्म होने के करीब 17 साल बाद जाकर अब एक बार फिर से यहाँ राजशाही बहाली और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। अभी हम लोग हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था के लिए यहाँ पर हैं। हाँ। क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है कि देखिए, हम लोग को चाहिए हिंदू राष्ट्र राष्ट्र संस्था, ठीक है। वो डोंट नीड गणतंत्रवादी, हाँ। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। जनता इतना परेशान है इन नेताओं से कि कहिएगा। वो अपने दाई भाई दीदी बहनी समझियों को बना रहे हैं, जनता के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी कारण जनता सड़क पर निकल रहे हैं कि राजा है और हिंदू राष्ट्र हो तब देश में शांति आएगा और देश विकास हो। मौजूदा सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस के मुताबिक राजशाही बहाली तो संभव नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जरूर उनकी पार्टी में भी सकारात्मक बहस चल रही है। हम लोगों के यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष हो गया है, लेकिन लोगों के भीतर, विशेष करके हमारे पार्टी के भीतर भी, देश के भीतर भी ये बहस है कि हिंदू धर्म की संरक्षण और संवर्धन के लिए संविधान में जगह दिया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ कई लोगों का ये भी मानना है, सभी लोगों का ये मानना है कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए करके ये मान्यता है। और इस अर्थ में देश के भीतर भी, पार्टी के भीतर भी बहस चल रही है। और मुझे लगता है इसको हम लोग सर्वसम्मति से
धर्म जैसा संवेदनशील विषय को हम सर्वसम्मति से समाधान करना चाहते हैं और इसके बारे में हम पॉजिटिव रूप से इसको सर्वसम्मति से ही कोई किसी निर्णय में पहुंचाना चाहते हैं। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री सऊद जो कुछ कह रहे हैं उससे तो कम से कम यही जाहिर होता है कि सरकार भले ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े एक्शन के मूड में है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उसके लिए पेचीदा साबित हो सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुक्रवार को अचानक से जिस तरह से नेपाल में बवाल हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस दिन प्रदर्शन किस तरह हिंसक हो गया इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि शुक्रवार को हिंसा के दौरान क्या हुआ था। देखिए ग्राउंड जीरो यानी कि जहां हिंसा हुई वहां से जीएनटी संवाददाता रोहित सिंह की ये रिपोर्ट उसके बारे में बता रही है। दस्तक की टीम इस वक्त मौजूद है उस ग्राउंड जीरो पर जहां पर शुक्रवार को जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला राजा के समर्थकों और पुलिस के बीच में। और दरअसल हम जहां मौजूद हैं इसके पीछे की पहले आपको जरा से तस्वीर दिखा देते हैं। ये कुनकुने मैदान है काठमांडू में जहां मौजूद है और इस कुनकुने मैदान में ही दरअसल उस वक्त राजशाही को वापस स्थापित करने को लेकर सभा चल रही थी और उसके बाद ही सभा जब समाप्त हुई तो उसके बाद जो यहाँ समर्थक आए थे राजा के समर्थक, राजशाही के समर्थक, वो उग्र हो गए और सबसे पहला जो उनका निशाना बना वो ठीक इस कुनकुने मैदान के सामने। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये रोड के इस पार जो ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये दरअसल ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरे हाल में ये बिल्डिंग है। पूरी तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई थी। ये एकीकृत समाजवादी पार्टी का दफ्तर है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल माधव कुमार नेपाल की पार्टी है और किस तरीके से इस पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ बर्बाद कर दिया गया है। इस बिल्डिंग के सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पर भारी उत्पात मचाया गया, किताबें जलाई गई, बिल्डिंग के शीशे तोड़े गए, जो सामान सारी कुर्सियाँ, टेबल, दरवाजे सब कुछ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आगजनी की गई थी। उसकी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर ग्राउंड जीरो पर देखी जा सकती है। प्रदर्शनकारियों के रुख से लग रहा है कि वो आसानी से मानने वाले नहीं। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की पार्टी की क्या है मांग। तो राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिदेन ने इसके बारे में जीएनटी संवाददाता रोहित सिंह से क्या कहा, आप सुनिए। ले चाह्यो भने असम्भवकै कुरा छ र हिजो राज संस्थाको अन्त्य गर्दाखेरि पनि कुनै जनमत संग्रह पनि गरिएको थिएन, कुनै प्रकारको अभिमत पनि लिएको थिएन। संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जनतासँग सुझाव लिएको थियो, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन, राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन, अथवा संविधानमा के व्यवस्थाहरू हुनुपर्दछ भनेर संविधान सभाले जनतासँग सुझाव माग गरेको थियो। तर लाखौं जनताले सुझाव दिएको थियो कि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ, राज संस्था हुनैपर्छ भनेर भनेको थियो। तर जनताको त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परे होस्, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने कामसम्म पनि नगरिकन जबरजस्त ढङ्गले राज संस्थाको अन्त्य गरियो र अहिले पनि नेपालमा बहुसंख्यक जनता राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छन्, संघीयताको विपक्षमा छन्। यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छ। त्यो विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू र दबाव सिर्जना गर्ने विभिन्न मोडेलहरू मध्येको एउटा कार्यक्रम मात्रै थियो र हामी निरन्तर रूपमा अगाडि जान्छौँ। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और विवादों का पुराना नाता रहा है, चाहे वो राज परिवार का हत्याकांड हो या फिर लोकतंत्र का मसला। उन पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है और हमारा सवाल है कि सवालों के घेरे में क्यों है नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। देखिए, ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा तो बन गए, लेकिन वो लंबे समय तक इस सिंहासन पर नहीं रह पाए। इसके पीछे की वजह भी विवादों से उनका नाता ही है। नेपाल में राजशाही की बहाली को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का हाथ माना जा रहा है। ज्ञानेंद्र शाह अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इनके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं।
कई मामलों में उन पर उंगली उठी, वो सवालों के घेरे में रहे, लेकिन आरोपों का सच कभी सामने नहीं आ पाया। हालांकि राजशाही के दौरान उन्हें राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन वो भी बहुत ही विवादास्पद ही रहा। वो साल 2001 था जब नेपाल के राजा वीरेंद्र शाह के पूरे परिवार का खात्मा हो गया था। दिल को दहला देने वाले इस कांड में हत्या का आरोप राजा वीरेंद्र के बड़े बेटे दीपेंद्र पर लगा था, लेकिन सवालों के घेरे में वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र ही थे, क्योंकि 1 जून 2001 को जब राज परिवार में इतना बड़ा कांड हुआ तो ज्ञानेंद्र का बाल विवाह का नहीं हुआ था। ज्ञानेंद्र पर अपने भतीजे के जरिए ही अपने भाई के पूरे परिवार को खत्म कराने का आरोप लगा था। आज भी ये सवाल बना ही हुआ है कि क्या राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार के खात्मे के पीछे साजिश ज्ञानेंद्र की थी, जो सत्ता हासिल करना चाहते थे। ये संयोग कैसे हो सकता है कि उस रात पार्टी में ज्ञानेंद्र के साथ उनका पूरा परिवार भी पार्टी में नहीं था। कहा जाता है कि पूरी साजिश में कहीं न कहीं ज्ञानेंद्र की भूमिका थी, तभी ऐसा संभव हो पाया था। कुछ सालों तक ज्ञानेंद्र बतौर राजा नेपाल पर राज करते रहे, लेकिन उनका कार्यकाल काफी विवादों से भी भरा रहा। लोकतंत्र के राज के साथ ज्ञानेंद्र की कभी नहीं बनी, लिहाजा उन्होंने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। पूरी ताकत और हक उन्होंने खुद अपने हाथ में ले लिए थे, खुद को सर्वशक्तिशाली घोषित कर दिया था, जबकि बड़े भाई वीरेंद्र के दौर में राजा का दखल सत्ता में कम हो गया था। आज की भी अगर बात की जाए तो ज्ञानेंद्र अकूत संपत्ति के मालिक है। उनकी जायदाद 2008 में $100 मिलियन थी। नेपाल में उनके कई होटल हैं, कई चाय के बागान हैं। वो नेपाल के बड़े निवेशक हैं। आज नेपाल में दोबारा से राजशाही वापसी को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसको कौन लीड करेगा, ये भी ज्ञानेंद्र ने ही तय किया था। कुल मिलाकर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की इस मुहिम के पीछे एक शख्स है जिसे दोबारा नेपाल की सत्ता चाहिए, लेकिन सवाल ये कि क्या ये संभव है। सभी पक्षों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हम उन नेताओं से भी बात कर रहे हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के मंत्री से हमारी बात हो रही है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं, सरकार के मंत्री से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि असंभव है, नेपाल में अब राजशाही कभी वापस नहीं आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो राजशाही के समर्थक पार्टी हैं, उनका जो है वो कह रहे हैं, उनकी मांग जो है वो लगातार जारी है। और 2008 में जब राजशाही समाप्त हुआ था नेपाल से, तो कोई पब्लिक रेफरेंडम हुआ ही नहीं था, यानी जनता की राय नहीं ली गई थी। और बिना जनता की राय लिए हुए जो हिंदू राष्ट्र का दर्जा था नेपाल को, वो समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे में जो राजा के समर्थक हैं, ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक हैं, उनका कहना है कि जब जनता की राय नहीं ली गई तो फिर कैसे पूरा ये 2008 में जो है राजशाही समाप्त कर दिया गया, हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया। और इसको लेकर वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर एक बार फिर से राजशाही की मांग नेपाल में क्यों जोर पकड़ने लगी। और हमारे साथ पंकज दास भी मौजूद हैं, जो हमारे काठमांडू के हमारे यहाँ संवाददाता हैं, उनसे ही जान लेते हैं। पंकज, ये बताइए, ये जो पूरा बवाल चल रहा है, ये क्या सिर्फ शुक्रवार को ही शुरू हुआ या काफी दिनों से ये पूरा मामला चल रहा था? धरना प्रदर्शन, जुलूस और उनकी आम सभाएं चल रही थी, जिसको लेकर उनकी ये शुरू से मांग रही कि जो राजशाही नेपाल में खत्म की गई है, वो जो है वो बिना किसी जनता के समर्थन लिए वो किया गया है। कुछ लोगों, कुछ नेताओं ने मिलकर ये राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों को खत्म किया है। जो फरवरी के महीने में राजा ज्ञानेंद्र लौटे काठमांडू, उसके बाद उनके स्वागत में जो भीड़ दिखी, वो भीड़ उनके पक्षधर के साथ साथ जो अभी के नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल है, उनके प्रति जो विक्षुब्ध लोग हैं, जो इससे गुस्साए लोग हैं, ये उनका भी इसमें समर्थन हुआ। यानी साफ है कि नेपाल में फरवरी में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने जिस चिंगारी के बीज बोए, वो बीते शुक्रवार को फट पड़ी। और अब राजशाही बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में ओली सरकार के लिए भी मुश्किल का सबब हो सकता है। नेपाल के काठमांडू से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार के बाद सोमवार यानी कि आज भी प्रदर्शन देखने को मिला। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है। लेकिन जाहिर है कि ये मांग माने जाने को लेकर दिया गया वक्त ही होगा। देखिए, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में कई नेपाली संगठन शामिल हैं। शुक्रवार के बाद आज भी वहां प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। हालांकि राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। यानी साफ है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो प्रदर्शन का यह सिलसिला ज्यादा उग्र हो सकता है।
राजशाही समर्थकों ने सरकार से गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग भी की है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।